स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया था पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। जल अवशोषण को क्रेमर ने दो भागों में बांटा था, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। हमने ये भी देखा था कि सभी पादपों के अंदर जल अवशोषण करने वाले अंग अलग अलग होते हैं। हमने देखा था कि जैसे कि निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, शैवाल है, कवक है, ये अपने पूरे शरीर के द्वारा ही जल अवशोषित कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वह थैलस की तरह होता है, थैले की आकृति का होता है। इनके अंदर जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। ब्रायोफाइटा के पादपों के अंदर जल अवशोषण करने के लिए मूलाभास पाए जाते हैं। उच्च कुल के जो पौधे होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें जल अवशोषित करने के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। हमने देखा था कि जो जड़ है उसको दो भागों में बांटा गया है, परिपक्वन क्षेत्र और तरुण क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र जल अवशोषण का कार्य नहीं करता है, तरुण क्षेत्र जल अवशोषण का कार्य करता है। परिपक्वन जो क्षेत्र होता है जड़ का, वो जल अवशोषित क्यों नहीं करता है? क्योंकि परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो सुब्बेरिनीकरण और काष्ठाभन के कारण जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। इसलिए परिपक्वन जो क्षेत्र होता है जड़ का, वो जल अवशोषण का कार्य नहीं करता है। तरुण क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया था, मूलगोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूलरोम क्षेत्र और प्रौढ़ क्षेत्र। तरुण क्षेत्र का जो मूल रोम क्षेत्र होता है वह जल अवशोषित करने का कार्य करता है। मूल रोम क्षेत्र यह जल अवशोषण का कार्य करता है। मूल रोम क्षेत्र के अंदर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जो मूल रोम होते हैं मृदा के कणों के बीच जो जल स्थित होता है उसको अवशोषित करते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि पौधों के अंदर जो जल अवशोषण होता है उसे क्रेमर ने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है निष्क्रिय जल अवशोषण, दूसरा भाग है सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है और सबसे अधिक जल अवशोषित पौधे निष्क्रिय जल अवशोषण के रूप में ही करते हैं, लगभग 96 से 98%। सक्रिय जो जल अवशोषण होता है वह जड़ों के अंदर मूल बल उत्पन्न होने के कारण होता है। सक्रिय जल अवशोषण के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा व्यय होती है। यह पौधों के अंदर उस समय होता है जब निष्क्रिय जल अवशोषण ना हो, अर्थात यह रात के समय सबसे अधिक होता है। और पौधे सक्रिय जल अवशोषण के रूप में केवल मृदा में से 4 से 10% जल को ही अवशोषित करते हैं। आज हम देखेंगे कि पौधे जब जल अवशोषित करते हैं मूल रोम से, तो मूल रोम से जो जड़ों के अंदर जाइलम तत्व होते हैं उन तक जल कैसे पहुंचेगा। जैसे ही पौधे मूल रोमों के द्वारा जल को अवशोषित करेंगे तो जो जल होता है वह
जड़ों के अंदर जाइलम तक किस प्रकार पहुंचता है। मूल रोम से जो जल है जाइलम तक पहुंचता है उसे पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। मूल रोम से जाइलम तक जल के पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। आज हम यही देखेंगे कि जो मूल रोम है उनसे जो जल है जाइलम तक किन मार्गों के द्वारा पहुंच सकता है। मूल रोम से जल का जाइलम तक पहुंचने का जो मार्ग होता है उसे पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। पार्श्वीय प्रवाह होता है वह 3 प्रकार से हो सकता है। पादपों में जल अवशोषण के मार्ग। जाइलम जड़ों के केंद्रीय भाग में पाया जाता है। पौधों के अंदर 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं। एक संवहन उत्तक होता है जाइलम और दूसरा संवहन उत्तक होता है फ्लोएम। जाइलम जड़ों से जो जल होता है उसे पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। पौधों के विभिन्न भागों तक जल को खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम पत्तियों के अंदर जो भोज्य पदार्थ बनता है उसे पादप के विविध भागों तक पहुंचाने के कार्य करता है। जाइलम फ्लोएम जो संवहन उत्तक होते हैं वो जड़ तना पत्ती के केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। जाइलम में मुख्य रूप से जो जल होता है उसको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जाइलम के अंदर विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जाइलम वाहिकाएं वाहिनिकाएं कहते हैं। जड़ों के ऊपर जो मूल रोम होते हैं ये जाइलम ये मूल रोम मूल रोम मर्दा के अंदर दसे हुए होते हैं। मर्दा के कण मर्दा के कणों के बीच बीच में जल के अणु पाए जाते हैं। जल के अणु इस प्रकार से मूल रोम के पास मर्दा के कणों के बीच में जल के अणु पाए जाते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं तो हम एक कोशिका मूल रोम को मान सकते हैं। एक कोशिका ये हो गई। दूसरी कोशिका मूल रोम के आगे, तीसरी कोशिका उसके आगे और चौथी कोशिका उसके आगे, पांचवी कोशिका उसके आगे और फिर जाइलम उत्तक। तो हम समझने के लिए जाइलम और जो मूल रोम है इनके मध्य 4 कोशिकाओं मान लेते हैं। यह हमारे पास मूल रोम वाली कोशिका है, पहली कोशिका। दूसरी कोशिका जो मूल रोम से आगे है, तीसरी कोशिका,
ये हमारे पास 4 कोशिकाएं हो गई, मूल रोम, और लास्ट में जो ये कोशिका है ये जाइलम उत्तक के पास है। पादप कोशिकाओं के ऊपर को जो कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पहली कोशिका जो मूल रोम है, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, फिर जाइलम। 2 कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मूल रोम जल अवशोषित करेंगे, जैसे एक पहली कोशिका मूल रोम है। पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं। सभी कोशिकाओं में रिक्तिका या रसधानी भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति जो सबसे बाह्य आवरण है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर वाला जो आवरण है कोशिका झिल्ली। 2 कोशिकाओं की जो झिल्ली जुड़ी हुई होती है उन स्थानों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर रसधानियां बड़ी बड़ी होती हैं, रसधानियां रिक्तिका। मूल रोम पहली कोशिका हो गई जिसको हमने माना है। फिर सबसे लास्ट में चौथी कोशिका है जो जाइलम के पास है। मूल रोम से जाइलम तक जल के पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। मूल रोम से जाइलम तक जल के पहुंचने को पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। और जो पार्श्वीय प्रवाह होता है, जो जल होता है जाइलम तक पहुंचता है, इसके 3 मार्ग मुख्य रूप से हैं। पहला मार्ग है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य से होते हुए जल के अणु। इस प्रकार से जल के अणु हैं वो केवल कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के मध्य से होते हुए पहुंचते हैं। पहला मार्ग यह हो सकता है जो जल के अणु हैं मूल रोम से जाइलम तक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उनसे होकर जा सकते हैं। दूसरा है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं उनके द्वारा भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के अणु होते हुए मूल रोम तक पहुंच सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तीसरा तरीका है कि जो रिक्तिकाएं होती हैं तो एक कोशिका की जो रिक्तिका है उससे जो जल है दूसरी कोशिका की रिक्तिका से होकर गुजरता है, रिक्तिकाओं से होकर गुजर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास
मूल रोम से जाइलम तक जल के पहुंचने के 3 मार्ग हो गए। पहला मार्ग है हमारे पास इस प्रकार से, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के मध्य जो ये रिक्त स्थान है, इनसे होकर जल मूल रोम से जाइलम तक पहुंच सकता है। इस पथ को एपोप्लास्ट पथ कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। दूसरा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल है प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ जा सकता है, जिसे सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। तीसरा है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल होता है वह रिक्तिकाओं में से होकर गुजर सकता है, जिसे रिक्तिकीय पथ या रसधानीय पथ। तो हमारे पास 3 पथ हो गए। पहला पथ एपोप्लास्ट, दूसरा पथ प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सिम्प्लास्ट, और तीसरा पथ है रिक्तिकाओं से होकर रसधानीय पथ, रसधानीय पथ। तो इस प्रकार से मूल रोम से जाइलम तक जल के पहुंचने के 3 मार्ग हो गए, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। मूल रोम से जल के अणुओं का जाइलम तक पहुंचने की जो क्रिया है उसको पार्श्व प्रवाह कहते हैं, और मूल रोम से जो जाइलम है उस तक जो जल के अणु है वो 3 मार्गों तक पहुंच सकते हैं। मूल रोम हमने इस पहली कोशिका को माना, फिर आगे कोशिका, लास्ट की जो कोशिका है वो जाइलम के पास है। पहला पद है कि एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ के अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं, इनसे जल के अणु गुजरते हुए जाइलम तक पहुंच जाते हैं, इसे एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। एपोप्लास्ट जो पथ होता है उसमें जो जल के अणु जाइलम तक पहुंचते हैं वो अनियंत्रित विसरण की क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। दूसरा पथ हमारे पास सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ के अंदर जो कोशिका झिल्लियां आपस में जुड़ी रहती है उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, उन तंतुओं को। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो जल के अणु होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा गुजरते हुए जाइलम तक पहुंच जाते हैं, इसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा यदि जल के अणु जाइलम तक पहुंचते हैं तो इसे सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। सिम्प्लास्ट जो पथ होता है इसमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है, एपोप्लास्ट के अंदर कम ऊर्जा व्यय होती है। एपोप्लास्ट पथ अनियंत्रित विसरण के द्वारा होता है, सिम्प्लास्ट होता है यह प्रासरण के द्वारा होता है। सिम्प्लास्ट पथ को सजीव पथ भी कहते हैं और इसके अंदर सबसे अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जल के अणु जाइलम तक पहुंचते हैं तो उन अणुओं के बीच सबसे अधिक प्रतिरोध सिम्प्लास्ट पथ में ही उत्पन्न होता है। तीसरा है रसधानीय पथ। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो जल होता है वो रिक्तिकाओं से होकर गुजरता है, तो उसे रसधानीय पथ कहते हैं। रसधानीय पथ में भी ऊर्जा व्यय होती है और रसधानीय जो पथ होता है वह प्रासरण के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट पथ, इसमें जो जल के अणु है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य रिक्त स्थानों से होकर गुजरते हैं। एपोप्लास्ट पथ के अंदर ऊर्जा बहुत कम व्यय होती है, यह अनियंत्रित विसरण के द्वारा होता है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट
यदि जल के अणु प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजरते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो वह सिम्प्लास्ट पथ होता है। सिम्प्लास्ट पथ को सजीव पथ भी कहते हैं। सिम्प्लास्ट पथ के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा व्यय होती है। सिम्प्लास्ट पथ प्रासरण के द्वारा होता है। यदि तीसरा है रसधानीय पथ। यदि जल के अणु रिक्तिकाओं से होकर गुजरते हैं तो उसे रसधानीय पथ कहते हैं। रसधानीय पथ में भी ऊर्जा व्यय होती है। रसधानीय जो पथ होता है यह भी प्रासरण के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो मूल रोम होते हैं उनसे जो जल के अणु होते हैं जाइलम तक पहुंच जाते हैं। अब जाइलम में पहुंचने के बाद में जो जल के अणु होते हैं वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचते हैं। उस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। मर्दा में से जल के अणु मूल रोम में पहुंचते हैं उसे तो जल अवशोषण कहते हैं, और मूल रोम से जब जल के अणु जाइलम में आ जाते हैं और जाइलम से फिर पौधे के विभिन्न भागों में जल के अणु पहुंचते हैं ऊपरी भागों में, तो उसे रसारोहण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल रोम है उससे जल के अणु जाइलम तक 3 मार्गों के द्वारा पहुंच सकते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय। एपोप्लास्ट पथ के अंदर जो जल के अणु होते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य से होकर गुजरते हैं। सिम्प्लास्ट के अंदर जो जल के अणु होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजरते हैं। रसधानीय पथ के अंदर कोशिकाओं की रिक्तिकाओं से होकर जल के अणु पहुंचते हैं जाइलम तक। अगला टॉपिक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। पौधों में जो जल के अणु हैं उनको कौन कौन से कारक हैं जब पौधे जल के अणुओं को अवशोषित करते हैं तो किन कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। कौन से कारक हैं जो जल अवशोषण को बढ़ाते हैं और कौन से कारक हैं जो जल अवशोषण को घटाते हैं, इन कारकों का अध्ययन करेंगे। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, या हम कह सकते हैं प्राप्य मृदा जल, या मृदा में उपस्थित जल की मात्रा। जो प्राप्य मृदा जल होता है, जो मृदा के अंदर जल की मात्रा उपस्थित होती है उसमें से पौधे संपूर्ण जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मृदा के अंदर जो प्राप्य जल होता है जो केवल पौधों को ही मिलता है वह सबसे अधिक केसी का जल होता है। मृदा जल सबसे पहले देखते हैं प्राप्य मृदा जल किसे कहते हैं। पौधों के लिए मृदा के कण, जैसे ही मृदा के कणों के बीच जल के अणु आते हैं तो गुरुत्व बल के कारण कुछ जल नीचे चला जाता है
गुरुत्वीय बल के कारण जो जल नीचे चला जाता है, उसके बाद में मृदा के कणों के बीच में जो जल शेष रह जाता है, उस जल को प्राप्य मृदा जल कहते हैं। जो ये प्राप्य मृदा जल होता है, वह पौधों के अंदर जो जल धारण क्षमता है तथा जो स्थायी म्लानी प्रतिष्ठा होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि प्राप्य मृदा जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो पौधे जल अवशोषित अधिक करते हैं, अवशोषण की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारक है मृदा वातन। यदि मृदा वातन वाली होती है, मृदा के अंदर वायु की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें पौधे जल अवशोषित अधिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मृदा के अंदर वायु पाई जाती है, तो इसका मतलब मृदा के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, तो उन रिक्त स्थानों के अंदर जल के अणु बरसात के समय इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको पौधे अवशोषित कर सकते हैं। जैसे दोमट मृदा होती है, वह बढ़िया वातन वाली होती है, उसमें जल अवशोषित अधिक होता है। जलाक्रांत मृदा होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जलाक्रांत मृदा के अंदर तो जो पौधे हैं उनकी जड़ें अधिक विकसित नहीं हो पाती हैं और जल कम अवशोषित करती हैं। तीसरा कारक है तापमान। यदि मृदा का जो तापमान है, मृदा के अंदर तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो उसमें पौधे अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान कम हो जाता है या 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो जाता है, तो जो जल अवशोषण की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो पौधों के लिए जो जल अवशोषित करने के लिए जो मृदा का अनुकूल तापमान होता है, वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। चौथा है मृदा में विलयन की सांद्रता। मृदा में विलयन की सांद्रता। यदि मृदा के अंदर खनिज लवण अर्थात विलय पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, तो उसमें से जो पौधे हैं उनकी जो जल अवशोषण की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो 4 कारक हैं, ये विशेष रूप से मृदा के अंदर पौधे जो जल अवशोषित करते हैं उसको प्रभावित करते हैं। अब इसमें प्राप्य मृदा जल, यदि इस जल की क्षेत्र धारण क्षमता अधिक होती है तो पौधे अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। मृदा वातन, जो मिट्टी होती है, यदि उसके अंदर वायु की मात्रा अधिक होगी तो उस मिट्टी में पौधे अधिक मात्रा में जल अवशोषित करेंगे। दोमट मृदा अच्छे वातन वाली मृदा होती है, उसमें वायु की मात्रा अधिक होती है दोमट में, तो उसमें पौधे अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। जलाक्रांत जो मृदा होती है उसके अंदर वातन वायु नहीं होती है, तो उसमें जल अवशोषण कम होता है, क्योंकि उसमें जब वायु नहीं है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जड़ों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तापमान, जल अवशोषण करने के लिए जो पौधे हैं उनके लिए जो अनुकूल तापमान होता है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मृदा में विलयन की सांद्रता, यदि मृदा में जो विलय पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता, जैसे कि खनिज लवण विलय पदार्थ की हैं, जो उनकी सांद्रता अधिक होती है तो जल अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है।
इस प्रकार से पौधों में जल अवशोषित होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रसारोहण। अभी हमने देखा था कि जो ये पौधे होते हैं इनके अंदर जब मूल रोम से जाइलम तक जल के अणु पहुंच जाते हैं तो उसे तो जल अवशोषण कहते हैं, लेकिन जड़ों के जाइलम से पौधे के ऊपरी भागों में या जो जाइलम है जड़ों के अंदर उसमें ऊपरी दिशा जो प्रवाह होता है ऊपर की ओर, तो उसे रसारोहण कहते हैं। रसारोहण जैसे ही मूल रोम मर्दा में से जल के अणुओं को जाइलम उत्तकों में पहुंचा देंगे तो जाइलम उत्तक से जो जल के अणु हैं एक अटूट स्तंभ के रूप में ऊपर की ओर पत्तियों तक या पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण जाइलम उत्तकों के द्वारा होता है, जाइलम उत्तकों के द्वारा। और जो जाइलम उत्तक है इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। तो इनमें से भी जो जाइलम की विशेष जो नलिकाएं हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, उनके द्वारा रसारोहण की क्रिया होती है। रसारोहण सीधी सी बात है कि जड़ों से जो जल के अणु हैं पौधे के ऊपरी भागों में, पत्तियों में, तने में, शाखाओं में पहुंचते हैं, उस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। और रसारोहण को उत्पन्न करने वाला उत्तक जाइलम उत्तक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जे पौधों के अंदर रसारोहण की क्रिया को केवल जाइलम उत्तक ही करता है या और कोई उत्तक भी करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। रसारोहण की क्रिया को समझने के लिए प्रयोग, हम एक बालसम का पौधा लेते हैं। बालसम का पौधा, बालसम का पौधा गुल मेहंदी का ही पौधा होता है। गुल मेहंदी के पौधे को ही बालसम का पौधा कहते हैं। हमने बालसम का पौधा लिया, हमने एक बीकर के अंदर जल लिया, इस जल के अंदर सैप्रानीन या इयोसीन, सैप्रानीन या तो सैप्रानीन यानी फिर इयोसीन रंजक डाल देते हैं, जिससे जो जल है इसका रंग जो होता है वह लाल हो जाता है। इस लाल रंग के विलयन के अंदर जिसमें हमने सैप्रानीन डाला, इसके अंदर बालसम के पौधे को रख देते हैं। 2-3 घंटों के बाद में जब हम इस पौधे का अवलोकन करते हैं तो पौधे की जो पत्तियां हैं, इनके जो पर्णवृंत हैं, मध्य सिरा है, सिराएं हैं, ये हमें लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। अब जो पर्णवृंत है, सिराएं हैं, पर्णवृंत जैसे ये पत्ती है, ये शाखा है, तो पत्ती शाखा से जिस भाग के द्वारा जुड़ी होती है उस भाग को पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के अंदर जो मध्य में बड़ी रेखा होती है उसको मध्य सिरा कहते हैं। जो छोटी छोटी रेखाएं होती है उनको
सिराएं कहते हैं। तो पत्ती की जो मध्य सिरा है, सिराएं हैं, पर्णवृंत हैं, ये हमें लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं। जब हमें इनको सूक्ष्मदर्शी में पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट बनाते हैं, पर्णवृंत की अनुप्रस्थ काट बनाते हैं, पत्तियों की अनुप्रस्थ काट बनाते हैं। जब हम अनुप्रस्थ काट बनाते हैं तो हमें जो जाइलम उत्तक है, जो केंद्र में पाए जाते हैं, वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। उसके अलावा कोई भी उत्तक लाल रंग का दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब यह है कि जड़ों से जो जल है पत्तियों तक जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंच रहा है। तो रसारोहण की जो क्रिया होती है वह जाइलम उत्तकों के द्वारा होती है। प्रयोग के अंदर हमने बालसम का पौधा लिया। इस बालसम के पौधे को हमने सैप्रानीन या इयोसिन का जो रंजक होता है उसके विलयन में लगा दिया, जिसके कारण विलयन का रंग लाल हो जाता है। 2-3 घंटों के बाद में देखते हैं तो पत्तियों के जो पर्णवृंत हैं, सिराएं हैं, मध्य सिराएं हैं, यह हमें लाल रंग की दिखाई देती हैं। जब हम पर्णवृंत, तना, सिराओं की अनुप्रस्थ काट बनाते हैं, सूक्ष्मदर्शी में उसको देखते हैं तो उनमें जो जाइलम उत्तक हैं वो हमें लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो रसारोहण का मार्ग है वह जाइलम उत्तक होता है। रसारोहण की क्रिया विधि को समझने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं और सभी सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है मूल दाब का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है भौतिक बल सिद्धांत। रसारोहण की क्रिया के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। इन सिद्धांतों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।